everyone, I am Smriti Sinha and welcome back to my channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. If you are new to my channel, please hit the subscribe button given below and let's get started. If you have not watched my previous video of the solid state, then please follow that videos and then come back to this video, which is the continuation part of the solid state. Okay, so we are going to start with solid state, and this is a syllabus from the Maharashtra State Board HSC Standard 12. So the topics to be covered in this chapter were these of following, but we have covered most of the part of this, like introduction to solid, types of solid, crystal structure, cubic system, packing efficiency, crystal defects. And today we are going to see electrical properties of solids and magnetic properties of solid. This is the last part of this chapter. So what is basically electrical properties of solid? Solid shows various type of electrical property. Some solids can conduct good amount of electricity, some conduct electricity in only special conditions, and some solids cannot conduct electricity at all. According to this, the electrical conductivity of solid is classified into three types. वो थ्री टाइप्स क्या है? कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सेमीकंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कोई स्पेशल कंडीशन में, और इंसुलेटर्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते. सो दिस आर दी थ्री टाइप्स ऑफ सॉलिड based on their electrical conductivity. Now we begin with conductors. So conductors क्या है? The solids which conducts electricity in the range of 104 to 107 per ohm per meter. ठीक है, ये per ohm per meter. इस वैल्यू में जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स. So you have to remember this value because this is asked in the competitive exams, okay, in MCQs. So 104 to 107 per ohm per meter. इसके examples है metals and electrolytes. Metals क्यों? क्योंकि metals में free electrons होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है. Metals बना हुआ है sea of electrons से, उसमें बहुत free electrons होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. वो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं और उस मूवमेंट की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सेकेंड, इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों? क्योंकि उनमें आयंस होते हैं. तो NaCl, एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ऑफ NaCl. सो ये प्लस माइनस ये दोनों आयंस है और ये दोनों आयंस मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. तो मेटल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंडक्टर्स. सेकेंड इज इंसुलेटर. इंसुलेटर का रेंज क्या है? 10 to 20 और 10 to 10 ओहम पर मीटर, ओके, पर ओहम पर मीटर, ये रेंज है. तो ये रेंज यहाँ पे याद रखना है आपको इंसुलेटर्स के लिए. उसके एग्जांपल्स है नॉन मेटल्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. नॉन मेटल्स और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में ना इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना आयंस होते हैं. ये दोनों के एब्सेंस की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं कर पाता. ठीक है, तो इंसुलेटर्स के लिए बेस्ट एग्जांपल है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड नॉन मेटल्स. नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर का रेंज है 10⁻⁻⁶ to 104 पर ओहम पर मीटर. ये सेमीकंडक्टर का रेंज है. ठीक है, और सेमीकंडक्टर एक्चुअली प्रॉपर्टीज उसके होते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में. मतलब वो स्पेशल कंडीशन में कंडक्टर्स होते हैं और नॉर्मल कंडीशन में इंसुलेटर्स. सो सेमीकंडक्टर्स एक्चुअली सेमी वर्ड जैसे बताता है, आधा कंडक्टर. वो कुछ स्पेशल कंडीशन में कंडक्टर्स बन जाते हैं, बाकी की कंडीशन पे वो इंसुलेटर्स होते हैं. उनके एग्जांपल्स है मेटोलॉइड्स लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. ये मेटोलॉइड्स जो होते हैं वो ना कंडक्टर्स होते हैं ना इंसुलेटर, तो होते हैं सेमी कंडक्टर. सो मेटल्स अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इन्हें क्लासीफाई कर लेंगे. तो मेटल्स आर कंडक्टर्स, नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स, वाइल मेटलॉइड्स आर दी सेमी कंडक्टर्स. ये हमने पीरियोडिक टेबल के हिसाब से एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर लिया. मेटल्स को कंडक्टर बता दिया, नॉन मेटल को इंसुलेटर और मेटलॉइड्स को सेमी कंडक्टर.
अब हम एक रिकैप लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? फ्री इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने पूरे सॉलिड के थ्रू पास करवा के एक एंड से दूसरे एंड तक लेके जा सकते हैं, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो व्हाट डू यू मीन बाय द इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर? Insulator which cannot conduct electricity in any condition, semiconductors which are bad conductors in normal condition, but by special condition, that is like by heating it or by increasing the temperature, they become good conductors, so they are called as semiconductors। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वो हाउ मेनी मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय इंटरैक्शन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल। यदि आपने 11th स्टैंडर्ड में VOT और MOT थियोरी पढ़ी होगी तो आप BVT और MOT थियोरी की उस पे से आपको पता होगा, यदि दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है तो दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। What is a metallic bond? A bond between two metal atom is called as metallic bond। ओके, अब हम आते हैं बैंड थियरी। बैंड थियरी हमें ठीक से एक्सप्लेन करता है कि कंडक्टर्स क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करते हैं, और सेमीकंडक्टर दोनों के बीच का प्रॉपर्टी क्यों होता है। ये हमें बहुत अच्छे से किससे पता चलता है? बैंड थियरी से। ठीक है, सो बैंड क्या है? बैंड एक्चुअली क्या है? तो जो एनर्जी लेवल्स है, हर एटम्स में एक एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, वो एनर्जी लेवल उसके ऑर्बिटल पे से हम लोग डिसाइड करते हैं। तो हर एक एटम का जो आउटर एनर्जी लेवल होता है वो एक सॉलिड में दूसरे एटम के आउटर एनर्जी लेवल से इंटरैक्ट करता है। करेक्ट, इसका आउटर एनर्जी लेवल इसके आउटर एनर्जी लेवल से इंटरैक्ट करेगा, और इंटरैक्शन के वक्त यहाँ पे क्या बनते हैं? बैंड्स। तो उस बैंड्स का ये बैंड्स एक्सप्लेन करता है कि क्यों कंडक्टर्स गुड कंडक्टर है, इंसुलेटर क्यों इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते, और सेमीकंडक्टर क्यों कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते, क्यों नहीं करते। ठीक है, ये बैंड थियरी बताता है। अब बैंड थियरी पढ़ते वक्त तीन चीज़ें याद रखनी है आपको। पहला कंडक्शन बैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीज़ें याद रखना। पहला है कंडक्शन बैंड, फिर है वैलेंस बैंड, और फिर है बैंड गैप। अब ये कैसे दिखता है? ठीक है, कंडक्शन बैंड सबसे ऊपर वाला बैंड होता है। एक्चुअली ये बहुत बार खाली होता है या बहुत बार भरा होता है, हम लोग देखेंगे। दूसरा होता है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड एज द नेम इज टेलिंग इट इज़ फुल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये वैलेंस बैंड है, और ये दोनों के बीच में जो गैप है उसे बोलते हैं बैंड गैप। ठीक है, तो वापस मैं बता रही हूँ, नीचे वाला बैंड है वो वैलेंस बैंड है, ऊपर वाला बैंड है वो कंडक्शन बैंड है, और दोनों के बैंड के बीच में जो गैप है वो है बैंड गैप। अब कंडक्शन बैंड का रोल क्या है? कंडक्शन बैंड ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल का बैंड होता है। ठीक है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में किसका एनर्जी सबसे ज़्यादा है? कंडक्शन बैंड का, क्योंकि ऊपर है। तो यदि इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट हो कंडक्शन बैंड में, तो वो सॉलिड सबसे अच्छा कंडक्टर होगा। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट हो, जैसे नाम बता रहे इसका कंडक्शन बैंड, ठीक है, तो वो सबसे अच्छा कंडक्टर होगा सॉलिड। क्यों? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा मोबाइल एंड डीलोकलाइज्ड हो सकते हैं, एंड as the electrons are good in mobility and they are delocalized, as soon as electrical potential will be applied, they will start conducting electricity। तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करूंगी मैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में रहेगा, इसलिए इसे बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो पहला चीज़ क्या याद रखना है कि वो हाईएस्ट है एनर्जी लेवल में। सेकेंड, वो इंटरैक्ट कौन सी इससे इंटरैक्शन से बनता है? एटम्स के आउटर ऑर्बिटल के इंटरैक्शन से। और इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्शन बैंड में फ्री होते हैं। वो क्यों फ्री होते हैं? क्योंकि वो किधर भी मूव कर सकते हैं, वो डीलोकलाइज कर सकते हैं, और जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, आपको पता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सो दिस इज द कंडक्शन बैंड। नेक्स्ट इज द वैलेंस बैंड। सो द वैलेंस बैंड इज द बैंड बिलो द कंडक्शन बैंड। सो इट इज द बैंड विथ लोअर एनर्जी देन द कंडक्शन बैंड। ठीक है, और इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बट इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए वो कैन नॉट मूव फ्रीली। वैलेंस बॉन्ड के बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं होते, वो डीलोकलाइज नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो अपने अपने न्यूक्लियस से टाइटली पैक होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। सो दिस इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी,
but electrons present in the conduction band can conduct electricity because they are mobile and delocalized. Last is the band gap. Band gap क्या है? Gap between the conduction band, ये conduction band है, और ये बैलेंस बैंड है, ये दोनों के बीच का जो गैप है, दिस इज दी बैंड गैप। अब ये बैंड गैप क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये बैंड गैप डिसाइड करेगा वेदर मेरा सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा। सपोज ये बैंड गैप बहुत ज़्यादा है, ये बैंड गैप ज़्यादा है, तो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे, और हमें पता है जब तक इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करते हैं, और इधर वो लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते। यदि मुझे मेरे सॉलिड को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाना है तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ पे जंप कराना होगा, मतलब यहाँ से यहाँ पे ले जाना होगा। मेरे इलेक्ट्रॉन जब तक यहाँ से यहाँ पे नहीं जाएंगे तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेंगे, करेक्ट। तो ये बैंड गैप क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। जितना छोटा ये बैंड गैप होगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे और यहाँ पे फ्री मूव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, करेक्ट। तो ये बैंड गैप डिसाइड करता है कि मेरा सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा। सो इफ देयर इज द स्मॉल बैंड गैप, then the electrons can easily go from the valence band to conduction band, can go and move here, delocalize here and conduct electricity when electrical potential is applied. But suppose अब बैंड गैप बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि मैं हीट दे दूँ या कोई और एनर्जी भी दे दूँ तो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा पा रहा, ठीक है। बैंड गैप ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता और कंडक्शन बैंड खाली रह जाता है। सो वैकेंट कंडक्शन बैंड है, ठीक है। बैंड गैप ज़्यादा होने पे कंडक्शन बैंड खाली रह जाता है, मैं कुछ भी कर लूँ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे नहीं जाएगा, उसे हम बोलते हैं फॉरबिडन जोन। और ये स्पेशली किस में दिखेगा? इंसुलेटर में, ठीक है, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो इधर आपको बेसिकली क्या समझना है बैंड गैप में? बैंड गैप छोटा होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए, और बैंड गैप ज़्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करवाने के लिए, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इज मेटल्स। सो वी विल कम टूवर्ड्स द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स कि कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते। तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे हमें पता है, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है जब हम क्लासीफाई किए थे सॉलिड्स को, मेटल्स, नॉन मेटल्स में, और इसमें क्रिस्टल्स को, मेटल्स, मेटेलिक क्रिस्टल, यस, डू यू रिमेंबर दैट, मॉलिकुलर क्रिस्टल्स, आयोनिक क्रिस्टल्स, उसमें हमने क्लासीफाई किया था, हमने पढ़ा था कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आयंस होते हैं, आयंस मेटल आयंस होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं। अब ये मेटल्स good conductor of electricity, metals are always good conductor of electricity because they have free electrons which can move and conduct electricity। यहाँ तक हमें पता था। अब इसके आगे का पॉइंट ये है कि इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कंडक्शन बैंड में, ठीक है। मेटल्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होते हैं, और कंडक्शन बैंड में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा नंबर में कंडक्शन बैंड में फ्री प्रेजेंट होते हैं, और हमने अभी पढ़ा है कि कंडक्शन बैंड में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ होगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मोबाइल होगा, उतना ज़्यादा फ्री होगा मूवमेंट करने के लिए, और उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इसलिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन द कंडक्शन बैंड। बट एक और चीज़ इसके साथ याद रखना है कि मेटल्स की कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। वाई इट इज़ सो? जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगी मेटल की कंडक्टिविटी कम हो जाती है। क्यों? इसका रीज़न, तो इसका रीज़न ये है कि मेटल्स आर मेड अप ऑफ आयंस, करेक्ट, मेटेलिक आयंस। अब ये लोग जो पास में हैं और इलेक्ट्रॉन्स इनके वॉइड्स में मूव हो रहे हैं, करेक्ट। आयंस ऐसे प्रेजेंट है लैटाइस पॉइंट्स पे, आयंस मेटेलिक आयंस प्रेजेंट है लैटाइस पॉइंट पे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इनके बीच में मूव होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मेटल कंडक्ट करता है। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो आयंस प्रेजेंट है लैटाइस पॉइंट पे वो वाइब्रेट होते रहते हैं, ओके। ऑल द एटम्स इन अ सॉलिड कीप ऑन वाइब्रेटिंग, ये हमने पढ़ा है पहले भी।
तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एटम्स है वो वाइब्रेट हो रहे हैं नॉर्मल पॉइंट पे, और इलेक्ट्रॉन्स तो भी फ्रीली मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। बट जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगी, एज आई गिव हीट टू दिस, व्हाट विल हैपन, ये इसको ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगा इस एटम को, और वो और ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेट होने लगेगा। पहले इतना हो रहा था, अब इतना वाइब्रेट होगा, तो इसका वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही इस पार्टिकल का वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, वो एक दूसरे के ज़्यादा पास में आने लगेंगे और वाइट कम होने लगेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स ठीक से मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वाइब्रेटिंग पार्टिकल उन्हें मूवमेंट के लिए फॉरबिडन करने लगेंगे। और इलेक्ट्रॉन यदि फ्रीली मूव ना करे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते फ्रीली, बिकॉज द एटम स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर स्ट्रांगली। ठीक है, अब मेटल्स की कंडक्टिविटी टू टाइप्स में है, एक एस बैंड है और एक एस बैंड ओवरलैपिंग विद पी बैंड। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली, देयर इज नो बैंड गैप, कैन यू सी हियर, देयर इज नो बैंड गैप। ओके, सो वैलेंस जो है, वैलेंस बैंड है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। कंडक्शन बैंड में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स में, और इसलिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज इंसुलेटर। सो इंसुलेटर में अगेन होता है वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड बैंड गैप। And if you see, the band gap between the conduction band and valence band in insulator is large. ये band gap कैसा है, बहुत large है। और large band gap हमने पहले भी पढ़ा, उसको बोलते हैं forbidden zone। क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते इस जोन की वजह से, ये इसलिए इसको बोलते हैं फॉरबिडन जोन। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जा पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते, क्योंकि वो मोबाइल नहीं होते। सिर्फ यहाँ के कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ से जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएंगे वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेंगे। देयरफॉर इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। Why conduction band is empty? Because of the forbidden zone, that is the large gap between the conduction band and the valence band, and therefore conduction band always and always remains vacant, and insulators are bad conductor of electricity. नेक्स्ट इज द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में आप क्लियरली देख सकते हो बैंड गैप बहुत स्मॉल है। ठीक है, बैंड गैप स्मॉल होने की वजह से क्या होता है, अभी नॉर्मल कंडीशन मतलब नॉर्मल एब्सोल्यूट जीरो डिग्री पे, एब्सोल्यूट जीरो डिग्री पे जब यहाँ के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये कंडक्शन बैंड है, ठीक है, ये वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है। अब एब्सोल्यूट जीरो पे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहते हैं और कंडक्शन बैंड में नो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, इसलिए एब्सोल्यूट जीरो पे सेमीकंडक्टर्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यू कैन कॉल एज इट इज एज इंसुलेटर। एट एब्सोल्यूट जीरो पे सेमीकंडक्टर बिहेव एज अ इंसुलेटर, क्योंकि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर बैंड में नहीं जा पाते। बट जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ, इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, व्हाट हैपन, द सेमीकंडक्टर बिकम्स नाउ कंडक्टर। क्योंकि जैसे मैं इंक्रीज करूँगी टेम्परेचर, इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी यहाँ से यहाँ जंप करने में। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज किया, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, उसने जल्दी से, ये छोटा सा बैंड गैप है, स्मॉल बैंड गैप है, जल्दी से कवर किया और यहाँ पे जंप कर लिया। जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में घुसेंगे वो फ्री हो जाएंगे मूवमेंट करने के लिए, उनको बहुत सारा बड़ा सा प्लेग्राउंड मिल गया है मूवमेंट करने को, वो फ्री हो जाएंगे, वो ईजिली मूव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे जब मैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करूंगी। इसलिए एब्सोल्यूट जीरो पे या एट लो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स आर इंसुलेटर एंड एट हाई टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स आर कंडक्टर। ओके, अब सेमीकंडक्टर के एग्जांपल क्या है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दैट आर मेटलॉइड्स। So semiconductors have the property between the insulator and conductor, and they are generally metalloids. सेमीकंडक्टर में भी कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, बट एनर्जी अप्लाई करने में वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं। तो द मोर द टेम्परेचर विल बी अप्लाइड, द मोर इलेक्ट्रॉन विल गो फ्रॉम हियर टू द कंडक्शन बैंड एंड मोर द इलेक्ट्रिसिटी विल बी यूज, दैट इज इट विल स्टार्ट conducting the electricity. Okay, so this is about the semiconductors. Now again semiconductors are of two type.
ठीक है। सेमीकंडक्टर फर्दर दो टाइप के हैं, एक है इंट्रिंसिक और एक है एक्सट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक मतलब ये वाला नॉर्मल, तो हम प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम इसको बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सपोज हम इसे बोले प्योर सिलिकॉन से है, ये वाला मटेरियल प्योर सिलिकॉन का बना था, तो ये हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, खुद से बना हुआ प्योर, मतलब इसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए या नहीं कंडक्ट करने के लिए, तो ये हुआ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बट देयर इज सेकेंड टाइप दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ओके। और उसके साथ एक कॉन्सेप्ट है डॉपिंग। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर कंपाउंड नहीं रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। यहाँ पे सिलिकॉन खुद रिस्पॉन्सिबल था खुद का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए या नहीं करने के लिए, बट यहाँ सिलिकॉन खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए या नहीं करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या रीज़न है जब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, वो है कोई इम्प्यूरिटी ऐड करना। यदि सिलिकॉन में मैं कोई टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी ऐड कर दूँ तो वो इम्प्यूरिटी रिस्पॉन्सिबल होगी अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए या नहीं करने के लिए, इसलिए मैं उसे बोलूँगी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ओके। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स है, एक इंट्रिंसिक और एक है एक्सट्रिंसिक, ठीक है। इंट्रिंसिक मतलब वो खुद रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, एक्सट्रिंसिक मतलब कोई और मटेरियल या इम्प्यूरिटी उसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट है डोपिंग। सो व्हाट इज डोपिंग? A process of addition of impurity, that is minute quantity of impurity to semiconductor so that it starts conducting electricity, ठीक है। डोपिंग मतलब एक प्रोसेस है जिसमें हम कुछ इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर जो कि उसको कंडक्टर बनाने लगता है, ठीक है। और जो डोपिंग के लिए हम मटेरियल यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं डोपेंट। डोपिंग के लिए जो भी इम्प्यूरिटी हम डालेंगे उसे हम बोलेंगे डोपेंट। और डोपेंट क्या करता है, ये डोपिंग क्या करता है, ये सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बहुत इंक्रीज कर देता है, इसलिए हम कहते हैं कि एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक टाइप के सेमीकंडक्टर से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मतलब सेमीकंडक्टर विथ इम्प्यूरिटी कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी मोर देन द कंडक्टर दैट इज प्योर। अब एक्सट्रिंसिक टाइप का सेमीकंडक्टर दो टाइप का है, एक N टाइप सेमीकंडक्टर, एक P टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पे सिर्फ एक टर्म याद रखना है, N टाइप P टाइप। N मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, N टाइप मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, P टाइप मतलब लेस इलेक्ट्रॉन, ऐसे याद रखो, ठीक है। एक्सट्रिंसिक में दो टाइप है, N टाइप P टाइप। N मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, P मतलब कम इलेक्ट्रॉन। अब N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, N type of semiconductor contains increased number of electrons in the conduction band। मैंने अभी बताया आपको N टाइप मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में। सो N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा कंडक्शन बैंड में उतना ज़्यादा उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, इसलिए N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर्स। नाउ N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, जब हम लोग ग्रुप 14 एलिमेंट्स को ग्रुप 15 एलिमेंट्स से डोप करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 14 के एलिमेंट दैट इज द जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, उसको हम यदि ग्रुप 15 वाले एलिमेंट से डोप कर दें तो हम उसको बोलेंगे N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। मतलब उसके खुद के ग्रुप से एक ग्रुप आगे वाले एलिमेंट से यदि हम उसको डोप कर दें तो उसको बोलेंगे N टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि वही हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। उसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन डोप्ड विद दी फॉस्फोरस एटम। तो हमारे पास नॉर्मल सिलिकॉन है, हमने उसका देख लिया अभी। नॉर्मल सिलिकॉन का जब नॉर्मल सिलिकॉन था तब वो हीट बढ़ाने से उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा था और फिर वो कंडक्ट कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी, हमने उसको बोला था इंट्रिंसिक टाइप। अब हमने क्या किया, नॉर्मल सिलिकॉन को ग्रुप 15 के एलिमेंट से डोप कर दिया है, दैट इज़ फॉस्फोरस। तो मेरे नॉर्मल सिलिकॉन में मैंने एक फॉस्फोरस घुसा दिया। अब क्या हो रहा है, सिलिकॉन जनरली 4 अदर सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाता है। एक सिलिकॉन एटम 4 अदर सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, वो भी टेट्राहाइड्रल। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहाइड्रल। तो एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है, टेट्राहाइड्रल। बट जैसे ही मैं फॉस्फोरस डालूंगी यहाँ पे, फॉस्फोरस भी 4 के साथ ही बना पाएगा बॉन्ड,
करेक्ट। फॉस्फोरस भी 4 सिलिकॉन के साथ ही बॉन्ड बना पाएगा और उसका एक इलेक्ट्रॉन एम्प्टी रह जाएगा, अनयूज्ड। ठीक है, फॉस्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाने में और उसका एक इलेक्ट्रॉन एम्प्टी रह गया, मतलब अनयूज्ड रह गया। ये अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। और जैसे हमने बताया जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना ज़्यादा उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा। और इसलिए एन टाइप में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। वो कहाँ रहता है? अब प्रेजेंट कंडक्शन बैंड में। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? कंडक्शन बैंड में। और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन बैंड में, उतनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा। तो समझ गए बेसिकली एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या है। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में हमने ग्रुप 15 के मेटालॉइड सिलिकॉन को ग्रुप 15 के एक फॉस्फोरस के साथ डोप कर दिया। नॉर्मल सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता था, इसलिए फॉस्फोरस भी 4 बॉन्ड बनाएगा और उसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनयूज्ड रह जाएगा, जो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हमारी हेल्प करेगा। सो व्हाट इज बेसिकली एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर? सिलिकॉन और जर्मेनियम doped with group 15 elements such as phosphorus, arsenium, selenium and Dbi in an N type of semiconductor. Next is P type of semiconductor. हमने N देख लिया, अब P में क्या होता है? लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वहाँ होल्स बनते हैं। तो हम लोग देखते हैं P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कब बनता है? जब हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर को जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम को ग्रुप 13 के एलिमेंट के साथ डोप करते हैं। एन में क्या किया था हमने? सिलिकॉन और जर्मेनियम को ग्रुप 14 को ग्रुप 15 के साथ डोप किया था, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा के साथ। अब हम लोग क्या करेंगे? ग्रुप 14 को ग्रुप 13 के साथ डोप करेंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम के साथ। सो द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इट इज सिलिकॉन डोप विद बोरॉन। तो सिलिकॉन 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना रहा था, करेक्ट। एक सिलिकॉन एटम 4 सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, बट बोरॉन 3 के साथ ही बना पाएगा। बोरॉन ने 3 के साथ ही बॉन्ड बनाया है। अब इधर एक सिलिकॉन यहाँ का एटम जिसके साथ बोरॉन बॉन्ड नहीं बना पाया है, वहाँ पे खाली जगह रह गई और उसे हम बोलेंगे होल। सो हियर देयर इज अ होल, ओके, वेयर देयर इज नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन available for making the bond with that boron. So that is the hole. होल मतलब वैलेंस बॉन्ड बैंड में कोई जगह खाली रहना, ठीक है। अब ये होल का रोल क्या है? अब ये होल खुद को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे होल बनेगा, फिर यहाँ का होल को फिल करने के लिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे होल बनेगा। इन शॉर्ट होल बनता जाएगा, उससे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है। होल बनने की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव होने लगे और इलेक्ट्रॉन मूव होने की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगी। इसलिए ये होल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें हेल्प कर रही है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में होल मूव करेगा और इसे बोलते हैं हम लोग पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम, दैट इज ग्रुप 14 एलिमेंट डोप विद ग्रुप 13 एलिमेंट्स लाइक बोरॉन, गैलोनियम एंड इंडोनियम, दैट इज the P type of semiconductors. So these are the basic concept for the conductor, insulator, semiconductor. Semiconductor is again of 2 type, intrinsic and extrinsic, and extrinsic is again of 2 type, N type semiconductor and P type semiconductor. So this is all about the electrical conductivity of solid. Now come towards the magnetic properties of solid. तो हर एक सॉलिड में कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। क्यों सॉलिड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है? उसका कॉन्सेप्ट बेस्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स पे। तो हर एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन है, वो रिवॉल्व हो रहा है, करेक्ट, वो ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है। तो इसको इमेजिन करो, ये सन है और ये हमारा अर्थ है जो सन के आजू बाजू रिवॉल्व हो रहा है। और हमें पता है जब अर्थ रिवॉल्व होता है वो उसके खुद के एक्सिस पे भी रिवॉल्व होता है, इसको रोटेशन बोलते हैं, और सन के आजू बाजू भी रिवॉल्व होता है। और उसकी वजह से क्या होता है? एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होता है। इसलिए अर्थ में एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और अर्थ को 2 पोल, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, लाइक अ मैग्नेट। यू हैव ऑलवेज लर्न दिस फ्रॉम योर स्कूल लेवल, राइट।
कि अर्थ में 2 पोल्स है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल, और एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है आपको कि ये न्यूक्लियस है और ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, जो अर्थ है वो इलेक्ट्रॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन है खुद के एक्सिस पे भी रोटेट हो रहा है यहाँ पे, और वो अर्थ के सर के आजू बाजू, दैट इज द न्यूक्लियस के आजू बाजू भी रिवॉल्व हो रहा है, और उसके दौरान वो एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहा है। अभी ये इलेक्ट्रॉन 2 टाइप ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट करता है, एक प्लस हाफ होता है और एक होता है माइनस हाफ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन 2 टाइप ऑफ प्रॉपर्टी क्रिएट करता है, एक प्लस एक माइनस। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, तो जब भी पेयरिंग होता है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यदि पेयरिंग ना हो तो ये दोनों एक दूसरे के अलग अलग प्रेजेंट रहेंगे और वो लोग कैंसिल नहीं करेंगे, और कैंसिल नहीं करेंगे तो उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन रहेंगे। तो उस इलेक्ट्रॉन 2 टाइप ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। पेयरिंग हो गया तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा, और पेयरिंग नहीं हुआ तो दोनों प्रेजेंट रहेंगे और अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएंगे। ठीक है, अब इस बेसिस पे सॉलिड्स 3 टाइप ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। सॉलिड शो 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द पेयरिंग एंड अनपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, दैट इज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। वी आर गोइंग टू सी इट वन बाय वन। फर्स्ट इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक सॉलिड्स होते हैं जो वेरी बैड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल्ड होते हैं, उनमें मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होता जनरली। क्यों? क्योंकि उनके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, और अभी अभी हमने पढ़ा जितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, सपोज ये इलेक्ट्रॉन का नॉर्थ पोल है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का साउथ पोल आ गया, ठीक है, ऐसे समझो एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ है, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। सो जितने ज़्यादा पेयरिंग होंगे उतना ज़्यादा फिर उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगा और वो वीकली रिपेल्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड से, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है तो उसे हमें बोलेंगे डाई मैग्नेटिक सॉलिड्स। तो इसके लिए हम लोग ऐसा बना सकते हैं कि सपोज मेरे पास एक सॉलिड है और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक ये प्लस हाफ है, ये माइनस हाफ, ये प्लस हाफ, ये माइनस हाफ, सारे पेड हैं। ठीक है, सारे पेड होने की वजह से सारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल करने की वजह से वो वीकली रिपेल्ड हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से, और वो बैक मैग्नेटिक फील्ड से उसमें, और इसलिए वो डायमैग्नेटिक सॉलिड्स। उनके एग्जाम्पल है N2 गैस, F2 गैस, NaCl, वाटर, बेंजीन। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में few unpaired इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगेन दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। वो वीकली अट्रैक्टेड है मतलब उनमें एक वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली मैग्नेटिक इन नेचर, और उनमें फ्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम इसका कॉन्सेप्ट ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग इसमें वापस हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लें। ठीक है, अब इसमें एक प्लस हाफ है, एक माइनस हाफ है, एक प्लस हाफ है, एक माइनस हाफ है, और इधर एक ही है, मतलब इधर वापस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो कैन यू सी दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? दिस इज एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच वॉज नॉट प्रेजेंट हियर। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड है, जो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड माइनस हाफ उसको कैंसिल नहीं कर रहा है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड उसको इस सॉलिड को मैग्नेटिक बना रहा है, वीकली मैग्नेटिक। ठीक है, ये याद रखना है वर्ड कि ये वीकली मैग्नेटिक है। और दूसरा बात ये याद रखना है, ये वीकली मैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सामने मैग्नेटिज्म दिखाएगा। जैसे ही मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूँगी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाना बंद कर देगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सॉलिड का ये खासियत है कि मैं बाहर का कोई मैग्नेट ला के रख दूँ उसके बगल में तो मैग्नेटिज्म दिखाने लगेगा, पर जैसे ही मैं बाहर का मैग्नेट निकाल लूँ वो अपना मैग्नेटिज्म दिखाना बंद कर देगा, क्योंकि वो वीकली मैग्नेटिक है और उसमें बहुत कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके एग्जाम्पल हैं ऑक्सीजन Cu2+, Fe3+, Cr3+। ठीक है, नेक्स्ट इज फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म मतलब स्ट्रांगली मैग्नेटिक। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे तीनों में सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मेरे पास कितने यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था? एक ही, पर इसमें है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड को बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स।
because these ferromagnetic substances are strong magnet, therefore they are strongly attracted by the magnetic field. ठीक है, और ये सब्सटेंसेस परमानेंट मैग्नेट होते हैं। जो भी परमानेंट मैग्नेट्स तुम्हारे घर पे हैं वो सब कौन है? फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, क्योंकि वो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, उनको कोई दूसरे एक्सटर्नल मैग्नेट की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। उसके एग्जांपल्स है Fe, कोबाल्ट, निकल, Gd, CrO2, क्रोमियम डाइऑक्साइड। Okay, so these are the diamagnetism, paramagnetism, ferromagnetism. डायमैग्नेटिज्म ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर, डिफ्रेंसिएशन करना हो तो ये बता रही हूँ मैं। डायमैग्नेटिज्म में ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर, हियर फ्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हियर मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। डायमैग्नेटिज्म का सेकेंड पॉइंट, दे आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, while ferromagnetisms are strongly attracted by the magnetic field. Diamagnetic substances do not behave as magnet even in external magnetic field, but paramagnetic substances behave as a magnet in external magnetic field and stop behaving as a magnet as soon as the external magnetic field is removed. In ferromagnetism, they are permanent magnets, so they do not need any external magnetic field. एग्जाम्पल यहाँ पे N2F2, यहाँ पे ऑक्सीजन Fe3+, और यहाँ पे आयन कोबाल्ट निकल। ओके, and here we end with our first chapter, solid state. So we are going to discuss the question answers of this chapter in the coming session. So that's all for today. Thank you. If you have any doubt and any comments or any suggestion, you can mail me to this email ID askyourdoubt04@gmail.com. If you even want notes, you can personally mail me on this email ID and I will provide you notes for this chapter. Okay, so that's all for today. Thank you, and you please share my video to more and more of your friends so that I can make more better lectures for you. Okay, and if you like my video, please give me a thumbs up, and we will be soon meeting in the next class with the solution for this chapter. Okay, and the thought for the day is today is believing in yourself is the part of first secret to success. So if you want to become successful, first you have to believe in yourself. That's all for today. Thank you.